सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं। बाल साधना विद्यालय परिवार के एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़े हुए अभिभावकगण संस्था परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली बाल साधना टीम और इस विद्यालय परिवार के अजीज मित्रों, आप सभी का बाल साधना के इस ऑनलाइन क्लास चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आपका सहयोग और आपका सानिध्य हमेशा संस्था परिवार की प्रतिष्ठा और संस्था परिवार की प्रगति में एक अभिन्न अंग के रूप से जुड़ा रहा है और आशा करता हूँ कि इसी तरीके से आपका मार्गदर्शन और आपका स्नेह इस संस्था परिवार के साथ जुड़ा रहेगा। कल वाले टॉपिक से आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हमारे टॉपिक थे बीकानेर के राजा राय सिंह और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह थे। आज इस नूतन बिंदु के अंतर्गत हमारे जो दो टॉपिक होंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा अमर सिंह राठौड़ और दूसरा टॉपिक हमारा होगा मराठा शक्ति का उत्थान और विकास। चलो हम बिना लेट किए हम पहले बिंदु पर आते हैं और पहले बिंदु का नाम है उसमें 21 मई का जो हमारा आज का बिंदु है और उस बिंदु का नाम है अमर सिंह राठौड़। देखिए कौन थे अमर सिंह राठौड़। जोधपुर के राजा हुआ करते थे गज सिंह, जिसको जहांगीर ने दलथम्मन की पदवी से सम्मानित किया गया था। यानी जोधपुर के शासक कौन थे? जो अमर सिंह कौन थे? ये जोधपुर के शासक थे गज सिंह। जोधपुर के शासक कौन थे? गज सिंह। इस गज सिंह को दलथम्मन की उपाधि किसने दी थी? तो दलथम्मन की उपाधि जो दी थी वो दलथम्मन की उपाधि दी थी जहांगीर के द्वारा। और गज सिंह के 3 पुत्र थे। गज सिंह के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। बड़े बड़े पुत्र का नाम क्या था? अमर सिंह राठौड़ था। दूसरे नंबर के पुत्र का नाम था जसवंत सिंह था और तीसरे पुत्र का नाम था वो था अचल सिंह था। किसी कारणवश अचल सिंह का आकस्मिक क्या हो गया? आकस्मिक निधन हो गया था। अचल सिंह की मृत्यु हो गई थी। अब 2 पुत्र बचे थे, बड़े अमर सिंह थे और छोटे जसवंत सिंह थे। कहा जाता है कि अमर सिंह एक निडर व्यक्ति थे, पराक्रमी व्यक्ति थे, निडर और पराक्रम के साथ योग्य व्यक्ति थे और अगर देखा जाए एक श्रेष्ठ योद्धा के सारे गुणों से ओतप्रोत थे, वो अमर सिंह थे। लेकिन दरबार में घटनाक्रम कुछ और चला और दरबार में घटनाक्रम ये चला कि गज सिंह की एक बेगम थी अनारा पासवान। अनारा पासवान, अगर आपके दिमाग में एक बात आती है सर अनारा तो नाम है लेकिन पासवान कौन होती हैं? ऐसी दासियां होती थी जो राजा उसे उपपत्नी का दर्जा दे देता था या आभूषण पहनने की इजाज़त दे देता था, वो पासवान कहलाती थी। दोबारा देखिए, पासवान वो महिलाएं थी जो यानी दासी से उपपत्नी का दर्जा प्राप्त कर आभूषण पहनने की इजाज़त प्राप्त कर लेती थी, वो पासवान कहलाती थी। तो उसकी एक अनारा पासवान बेगम थी। उस अनारा पासवान बेगम के बहकावे में आकर उसने अमर सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर दिया। यानी कि किसके अनारा पासवान के बहकावे में आकर, किस में आकर? बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्य अधिकार से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। और दूसरी बात, उसे देश निकाला दे दिया। क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते। ये गज सिंह ने गलत किया, लेकिन ये उसके बहकावे में उसने कर दिया था। कहा जाता है कि अमर सिंह था, ये अमर सिंह कहाँ चला गया था? ये मुगल दरबार चला गया। कहाँ चला गया? मुगल दरबार चला गया था। मुगल दरबार से फिर कुछ समय तक के कहाँ पर इन्होंने रियासत के रूप में शासन किया? नागौर में। ये वो अमर सिंह राठौड़ है जिसने 1644 ईस्वी के अंतर्गत एक लड़ाई लड़ी थी मतीरे की राड़। और मतीरे की राड़ किस किस के बीच में हुई थी? ये बीकानेर के राजा करण सिंह के बीच में और यानी नागौर के अमर सिंह के बीच में हुई थी। ये दोनों शासकों के बीच में हुई थी।
इतिहास ये कहता है कि इसको मतीरे की राड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे मतीरे की राड इसलिए कहते हैं कि एक जोगन सिरिया और खिलवा तो नागौर का था, जोगन सिरिया बीकानेर के 2 गांवों की सीमा लग रही थी और उस सीमा पर विवाद होकर युद्ध हुआ था। उस क्षेत्र में मतीरों की खेती ज़्यादा होती थी। जब घोड़े दौड़े तो मतीरे मतीरे फूटे हुए दिखे, इसलिए इसे मतीरे की राड के नाम से जानते हैं। ये मतीरे की राड भी इसी के द्वारा लड़ी गई थी। कहते हैं कि अमर सिंह एक बार मुगल दरबार गए थे। अमर सिंह एक दिन मुगल दरबार गए थे और मुगल दरबार के अंतर्गत क्या हुआ कि वो वहाँ रह रहे थे। 15 दिन वो शाहजहाँ को बताए बिना कहीं और चले गए थे या कहीं छुट्टियों पर चले गए थे, लेकिन जब वो दोबारा मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो उसने शाहजहाँ से मिलने की इच्छा जाहिर की। लेकिन उस समय वहाँ पर एक सेनापति था जिसका नाम सलावत खां था। वहाँ पर क्या था, एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था सलावत खां। वो सलावत खां नाम का सेनापति जो था वो अमर सिंह को शाहजहाँ से मिलने नहीं देना चाहता था। क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि बीकानेर का करण सिंह जो था वो उसे बहका रहा था कि इसे शाहजहाँ से नहीं मिलने देना है, और यही कारण था कि उस सलावत खां ने इसे नहीं मिलने दिया। एक दिन मौका पाकर अमर सिंह ने शाहजहाँ से मुलाकात कर ली थी, तो सलावत खां उससे बहुत नाराज़ हो गए और सलावत खां ने उसे क्या कह दिया, गंवार कह दिया था। किसको गंवार कह दिया? अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह दिया। क्यों कह दिया? क्योंकि सलावत खां उससे मिलना नहीं देना चाहते थे। और एक दिन मौका पाकर जब उसने यानी कि उससे मुलाकात कर ही ली तो उससे सलावत खां नाराज़ हुए और गंवार कहते ही अमर सिंह राठौड़ को बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? अमर सिंह राठौड़ को गुस्सा आया और अमर सिंह राठौड़ ने कटार से हत्या कर दी। किससे हत्या कर दी? कटार से हत्या कर दी। किसकी? सलावत खां की हत्या उस समय उसके द्वारा कर दी गई थी। लेकिन इस बात से शाहजहाँ बहुत नाराज हुए, लेकिन शाहजहाँ अमर सिंह को पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन अमर सिंह राठौड़ के साले थे और अमर सिंह राठौड़ के साले थे जिसका नाम अर्जुन गौड़ था। कौन थे? अर्जुन गौड़। इस अर्जुन गौड़ ने धोखे से गिरफ्तार करवा दिया, धोखे से मरवा दिया था। किसको? इसको अमर सिंह राठौड़ को कह दिया था, मरवा दिया था। तो ये अपनों के द्वारा इसकी हत्या हो गई थी। बाकी ये राजा बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। कहते हैं अमर सिंह राठौड़ की मृत्यु का बदला कई राठौड़ सरदार दिल्ली पहुंचे। जब पता चला नागौर क्षेत्र में कि अमर सिंह राठौड़ की अर्जुन सिंह गौड़ उन्हीं के साले ने हत्या करवा दी है, तो बहुत सारे सरदार थे वो दिल्ली पहुंचे थे। और कहा जाता है राठौड़ सेना ने बुखारा द्वार में प्रवेश किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये बुखारा दरवाज़ा कौन सा है? ये बुखारा दरवाज़ा था, वो किसका दरवाज़ा था? लाल किले का दरवाज़ा था। और लाल किले का बुखारा दरवाज़ा, उस पर राठौड़ पहुँचे और राठौड़ उस बुखारा दरवाजे के ऊपर लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, या वहाँ पर संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। उसी दिन उसको ईंटों से बंद कर दिया गया और उसका नाम अमर सिंह का फाटक कहलाता है। यानी कि जब लाल किले के ऊपर गए सरदार के हमारे राजा या हमारे जो प्रिय अमर सिंह राठौड़ को आपने कैसे मारा, तो वो ज्यों ही गए तो बुखारा दरवाज़ा उसके सामने संघर्ष हुआ, खूनी संघर्ष हुआ, कई राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए। और जब राठौड़ वीरगति को प्राप्त हो गए तो उस बुखारा किले का नाम क्या रख दिया गया था? अमर सिंह फाटक रख दिया गया था और उसको ईंटों से क्या कर दिया? बंद कर दिया गया था। फिर इसको कब खोला गया था? 1809 ईस्वी के अंतर्गत जॉर्ज स्टील नामक व्यक्ति थे, उस जॉर्ज स्टील नामक व्यक्ति ने इसको खोला था। बाकी उससे पहले इसे खोलने का कार्य किसी के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये आपके एक शासक थे अमर सिंह राठौड़, जिसमें मतीरे की राड, बुखारा दरवाज़ा, अमर सिंह फाटक, सलावत खां की हत्या और उसके बाद में इसको देश निकाला दिया गया था। पराक्रमी थे, योग्य योद्धा थे। ये काफ़ी चीज़ें आपके अमर सिंह राठौड़ के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बिंदु को आप तैयार करेंगे। इसी का पार्ट नंबर 2 जो बिंदु के रूप में आता है, और वो पार्ट नंबर 2 आता है मराठों का इतिहास। यानी इसी का दूसरा पार्ट आता है, उस पार्ट का नाम है मराठों का इतिहास। ये दूसरे नंबर का बिंदु है। तो दूसरे नंबर में क्या है? देखो, पहले नंबर पर एक शब्द आता है मराठा। शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है?
पहली बात तो ये आता है कि मराठा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो मराठा शब्द की उत्पत्ति हुई है राठा से, और राठा शब्द का अर्थ होता है शक्तिशाली या शौर्यवर्धक, यानी इसमें एक शक्तिशाली भी आ सकता है और इसको आप शौर्यवर्धक भी कह सकते हो, शक्तिशाली भी आप इसको कह सकते हो। इनका प्रदेश था वो मराठावाद था, इनका प्रदेश जो था वो कौन सा था, मराठावाद था या राठावाद के नाम से वो प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि मराठा शक्ति का उद्भव व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय की उपज थी, यानी मराठों का उत्थान कोई व्यक्तिगत नहीं हुआ है, ये व्यक्तिगत न होकर समय की उत्पत्ति थी, यानी ये व्यक्तिगत न होकर समय की क्या थी, उत्पत्ति थी, समय के जीवन में आने का इसने काम किया था। तो यहाँ पर मराठा शक्ति के उत्थान में कई संतों का योगदान रहा, जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम जो प्रसिद्ध रहे हैं, एकनाथ ये भी प्रसिद्ध संत हैं, रामदास ये भी प्रसिद्ध संत हैं। इन संतों का भी मराठा राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे अगर आप ये कहोगे ज्ञानदेव, आप कहोगे नामदेव, आप कहोगे तुकाराम, एकनाथ, रामदास, इन सभी की महती भूमिका रही है, इन्होंने मराठा शक्ति को संगठित किया है। मराठों का सर्वाधिक विकास जो किया है या शक्ति को ज़्यादा विकसित करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, शिवाजी को जाता है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो आप लिखेंगे शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल, कई जगह 16 अप्रैल दिया हुआ मिलेगा, कई जगह 6 अप्रैल है, कई जगह 16 अप्रैल दिया हुआ मिलेगा। तो 16 अप्रैल और 6 अप्रैल दो आती हैं। 16 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, शिवनेर पहाड़ी पर, शिवनेर पहाड़ी पर हुआ था। और शिवनेर पहाड़ी कहाँ है, जुनार के समीप है। जुनार के समीप कहाँ, महाराष्ट्र के अंतर्गत है, वहाँ इसका जन्म हुआ। ये शिवनेर पहाड़ी भी है और शिवनेर एक क्या है, देवी भी है, एक देवी का प्रसिद्ध मंदिर भी है शिवनेर, और एक शिवनेर क्या है, पहाड़ी भी है। वहाँ शिवनेर पहाड़ी पर इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले था। इनके पिता का नाम क्या था, शाहजी था। माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। माता का नाम क्या था भाई, जीजाबाई जो था वो माता का नाम था। शाहजी की दूसरी जो पत्नी थी, शाहजी की 2 पत्नियां थी, एक तो जीजाबाई थी जो शिवाजी की माता थी, और एक शाहजी की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम तुक्काबाई मोहिते था। यानी आपका अगला प्रश्न होगा, शाहजी की दूसरी पत्नी है, उस पत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम तुक्काबाई मोहिते है। तुक्काबाई मोहिते ये इसकी दूसरी पत्नी है। शिवाजी के गुरु और दादा दोनों शब्दावली साथ चलती हैं। शिवाजी के गुरु और गुरु के साथ एक शब्द और जुड़ जाता है, दादा। तो वो दादा कौन थे, कोडदेव थे, वो इनके गुरु भी थे और इनके दादा भी थे। इसके बाद में अगली चीज़ यहाँ पर आपकी स्टेप के रूप में क्लियर होती है, और वो ये क्लियर होती है कि शिवाजी जो हैं वो शिवाजी की विवाह कब हुआ था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस बिंदु के रूप में कि जो शिवाजी हैं, शिवाजी का विवाह 1641 में हुआ था, और 1641 ईस्वी के अंतर्गत 40 ईस्वी में इसका विवाह हुआ था साईबाई नीलमसार से हुआ था। किससे हुआ था, साईबाई नीलमसार नामक जो महिला थी उससे इसकी शादी हुई थी। शाहजी शिवाजी को पुन्ना की जागीर प्रदान की थी। शाहजी ने शिवाजी को पुन्ना की जागीर दी थी। क्यों दी थी भाई, पुन्ना की जागीर पूरी क्यों नहीं दी, क्योंकि शिवाजी की माता से और शिवाजी से जो शाहजी थे उसकी अनबन हो गई थी, और अनबन हो गई तो वो उनको अपने राज्य से उनको अलग कर दिया था। जब उन्होंने अलग कर दिया था तो यानी कि उनको एक जागीर दी थी, उस जागीर का नाम क्या था, पुन्ना की जागीर उसे प्रदान कर दी गई थी। शिवाजी पर विशेष प्रभाव उसके गुरु रामदास का था। अगर शिवाजी के जीवन पर कोई प्रभाव था तो शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव जो था वो सर्वाधिक प्रभाव रामदास का था।
जो सिखों के गुरु थे, एक सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में रहे, उनका प्रभाव भी इनके जीवन पर रहा है। शिवाजी की प्रथम विजय कौन सी थी? तो आपका अगला जो प्रश्न आता है, शिवाजी की प्रथम विजय। तो शिवाजी की प्रथम विजय कौन सी है? तो शिवाजी की प्रथम विजय 1643 में हुई। कब हुई भाई? 1643 में। कौन सी विजय प्राप्त की थी? सिंहगढ़ की विजय प्राप्त की थी। सिंहगढ़ का दूसरा नाम क्या है? कोडवाना दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जब 1643 ईस्वी के अंतर्गत सिंहगढ़ कोडवाना जो दुर्ग जो है इस क्षेत्र को विजित किया था शिवाजी ने, वहाँ से अपनी विजय का पराक्रम इसने शुरू किया था। 1646 ईस्वी के अंतर्गत मावले युवकों के दल बनाकर तोरण दुर्ग को विजित किया था। 1646 ईस्वी के अंतर्गत शिवाजी ने किन का संगठन बनाकर? मावले युवक थे। कौन से युवक थे? मावले युवक। मावले युवक का दल बनाकर, क्या बनाकर? दल बनाकर। तो मावले युवकों का दल बनाकर तोरण दुर्ग को विजित किया था। किस दुर्ग को विजित किया था? तोरण दुर्ग को विजित किया था 1646 ईस्वी में। मावले दुर्गों का संगठन बनाया और फिर यानी उन्होंने इसको क्या किया था? विजित किया था। 1646 ईस्वी में बीजापुर से रामगढ़ चाकण विजित किए थे। 1646 की अगली विजय क्या रही थी? और अगली विजय के रूप में बीजापुर, और बीजापुर के जो सुल्तान थे उस बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह जीती थी? तो उसमें आपका नाम आएगा रामगढ़ क्षेत्र जो आपका है, चाकण क्षेत्र जो आपका है, चाकण क्षेत्र विजित किए। ये दोनों उन्होंने कहाँ से जीते थे? बीजापुर से जीते थे। 1654 ईस्वी के अंतर्गत जो था नीलोजी कंठ से पुरंदर का किला जीता था। किससे भाई? नीलोजी जो कंठ है उस नीलोजी कंठ से कौन सा किला उसने जीता था? पुरंदर का किला जीता था। पुरंदर का किला विजित किया। तो पुरंदर का किला विजित किया था वो नीलोजी कंठ से विजित किया था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो उन्होंने एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में, एक शक्तिशाली शासक के रूप में शुरुआती तौर पर ही उसने उभरना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि 1647 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने बारामती, इंद्रगढ़, सिंहगढ़ और पुरंदर को विजित कर लिया था। कितनी ईस्वी के अंतर्गत? 1647 ईस्वी के अंतर्गत। तो 1647 जिसके अंतर्गत बारामती जो क्षेत्रों के नाम है वो एक एक लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे आपको ध्यान से समझने हैं। बारामती, इंद्रपुर और सिंहगढ़। बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ व पुरंदर। दूसरा क्षेत्र कौन सा? पुरंदर को विजित किया था। तो दो क्षेत्र आपके हो गए हैं, बारामती हो गया, इंद्रपुर हो गया, सिंहगढ़ हो गया, पुरंदर को उन्होंने विजित किया था। शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जालवी के दुर्ग विजित किए थे। उसके बाद 1656 नियमित रूप से आपको याद करने होंगे, तरीके से आपको चलना होगा। तो तरीके से आप चलेंगे तो 1656 ईस्वी के अंतर्गत 1656 में शिवाजी ने कोंकण, कौन सी जगह है? कोंकण, और कोंकण का कौन सी जगह? कल्याण। कल्याण व जावली के दुर्ग को जीते थे, के दुर्ग जीते थे। शिवाजी ने कोंकण और कल्याण व जालवी के दुर्गों को इन्होंने क्या किया था? विजित किया था, जीता था। 1656 में राजधानी के रूप में रायगढ़ को चुना। 1656 ईस्वी में जो रायगढ़ क्षेत्र है, रायगढ़ को राजधानी के रूप में चुना इन्होंने। अपनी राजधानी जो 56 में बनाई थी वो रायगढ़ को बनाई थी। 1659 की जो एक घटना है वो आप घटना देखिए। जो 1659 में क्या घटना हुई थी, एक एक शब्द के ऊपर गौर कीजिए। बीजापुर के सुल्तान थे और बीजापुर के सुल्तान शिवाजी को हराना चाहते थे। कहाँ के सुल्तान थे? बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह। ये बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह थे, वो चाहते थे कि शिवाजी का अंत हो जाए या शिवाजी की जो शक्ति बढ़ रही है उस शक्ति को अंकुशित किया जाए। तो बीजापुर के सुल्तान के पास ही एक योग्य सेनापति था, सेनापति, और उस सेनापति का नाम था अफजल खां। इस अफजल खां को भेजा कि आप कैसे भी शिवाजी की शक्ति का अंत करो। अफजल खां ने एक उच्च बुद्धि का परिचय देते हुए, एक कुशल कुशाग्र बुद्धि का परिचय देते हुए इसने एक विचित्र दिमाग काम में लिया। इसने शिवाजी को एक स्वागत समारोह में बुलाया कि हम दोनों का स्नेह मिलन होगा, स्वागत समारोह होगा, हम वहाँ दोनों मिलेंगे और अपनी
चर्चाएं करी। लेकिन उसने क्या किया कि अपनी बाजू पर जो अपनी कमरबंद थी उस पर कटार लगा रखी थी, और अफजल खां का ये सोचना था कि जो ही मेरे से शिवाजी गले मिलेंगे मैं कटार घोंप कर उसकी क्या कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। लेकिन एक भारतीय कृष्ण तीर्थंकर थे जिन्होंने ये सूचना शिवाजी को पहले ही दे दी थी। तो ये बात तो आपको आएगा, भारतीय कृष्ण नाम का एक व्यक्ति था, ये सूचना शिवाजी को दे दी कि भाई अफजल खां जो है वो आपकी हत्या करने का पूरा प्रयास करेगा। तो उन्होंने अपने एक हाथ के अंतर्गत क्या पहन ली थी, अपने एक हाथ के अंतर्गत जो बखन खे जो थी वो पहन ली थी, जिसको बखन खे कहते हैं, वो एक हाथ में पहन ली। जो यानी अफजल खां धोखे से शिवाजी को भेजा और अफजल खां द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बनखन से उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। उसी समय उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो उस समय पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत जो शिवाजी का ये कारनामा था उसकी चर्चा जगह जगह होने लग गई थी, या जगह जगह उसकी ये चर्चाएं हो गई थी। तो ये घटना भी उसके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रही। उसके बाद 1663 ईस्वी के अंतर्गत भारत के शासक जो उस समय थे औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए, किसको हराने के लिए, शिवाजी को हराने के लिए किसको भेजा था, शाइस्ता खां को भेजा था। किसको भेजा भाई, शाइस्ता खां को भेजा था। और शाइस्ता खां जो है उसको जब भेजा गया था, शाइस्ता खां को भेजा गया था, तो शाइस्ता खां ने क्या किया, उस पर अटैक किया। किस पर अटैक किया भाई, शिवाजी पर अटैक किया शाइस्ता खां ने। तो शाइस्ता खां ने जब उस पर अटैक किया था पूना पर, तो वहाँ पर विजिट करके रात्रि अटैक करने के लिए गया, तो रात्रि काल में विश्राम कर रहा था। कौन विश्राम कर रहा था, शाइस्ता खां कर रहा था। एक अपना शिविर था, एक धर्मशाला थी, उसमें आराम कर रहे थे पूरे आराम से। रात्रि काल में क्या किया शिवाजी ने, रात्रि काल में शिवाजी ने बरातियों का भेष बनाकर, किसका भेष बनाकर, बरातियों का भेष बनाया, और उसमें 400 सुदृढ़ सैनिक लिए इसने। यानी रात्रि काल में बरातियों का भेष बनाया और भेष बनाकर 400 सुदृढ़ बराती इन्होंने वो अपने साथ सैनिक लिए, और शाइस्ता खां की सोई हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। किसकी सेना पर आक्रमण कर दिया, शाइस्ता खां की सोई हुई सेना जो थी उस सोई हुई सेना पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण से क्या प्रभाव हुआ, शाइस्ता खां का पुत्र शहीद हो गया। क्या हो गया, शहीद हो गया। और शाइस्ता खां की 3 अंगुली कट गई। किसकी अंगुली कट गई, शाइस्ता खां की 3 अंगुली कट गई थी, या 3 अंगुलियां उसकी अलग हो गई, या अंगुलियां उसकी काट दी गई थी। तो इस तरीके से उस समय औरंगजेब की नज़र में भी उनकी वीरता और उनकी प्रतिष्ठा का परचम जा चुका था। शिवाजी ने अपने जीवन काल में 2 बार सूरत को लूटा था। शिवाजी ने अपने जीवन काल में 2 बार, कितनी बार, 2 बार लूटा। किसको लूटा भाई, 2 बार, 2 बार सूरत को लूटा। कब कब लूटा था, 1664 ईस्वी और 1670 ईस्वी के अंतर्गत उसने सूरत को 2 बार यानी उन्होंने लूटा था। शिवाजी को अधीन करने के लिए, क्या करने के लिए, शिवाजी को अधीन करने के लिए किसे भेजा था, जयपुर के शासक थे, और जयपुर के शासक का नाम क्या था, मिर्जा जयसिंह था। तो सवाई शिवाजी को बंदी बनाने के लिए या विजिट करने के लिए, मनाने के लिए मिर्जा जयसिंह को भेजा था। मिर्जा जयसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में जून 1565 ईस्वी 1665 ईस्वी को एक संधि हुई थी जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इसकी 3 शर्तें तय हुई। पहली शर्त क्या थी वो देखिए। प्रथम शर्त में ये तय हुआ, शिवाजी के पास 35 किले थे, 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। कितने किले, 23 किले मुगलों को दे दिए, और अपने पास कितने किले रहे, 12 किले रहे। और ये 12 किले जो हैं उसके लिए कुछ कर वसूल कर दिया, 12 लाख खून उसे कर देगा। 35 में से 23 किले मुगलों को दे दिए। दूसरे नंबर की शर्त ये रखी थी कि मुगल दरबार में उसका पुत्र संभाजी उपस्थित होगा। मुगल दरबार में यानी जो दरबार है उसके अंतर्गत कौन, उसका पुत्र जो संभाजी है वो क्या होगा, उपस्थित होगा। कहाँ उपस्थित होगा, मुगल दरबार के अंतर्गत उसका पुत्र उपस्थित होगा।
तीसरी बात ये है कि शिवाजी जो हैं वो शिवाजी स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। ये बात तीर अधीनता स्वीकार करी, लेकिन मिर्जा जयसिंह ने लास्ट में उसको मनाया, देखो ऐसा नहीं करते हैं, आपको चलना चाहिए। तो शिवाजी के कहने पर वो मुगल दरबार में भी उपस्थित हो गए। लेकिन मुगल दरबार में जब उपस्थित हुए तो औरंगजेब ने उसके साथ क्या किया, अपमानजनक व्यवहार किया। मुगल दरबार में बेचारे उपस्थित भी हुए, और जब मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो उनके साथ क्या किया, अपमानजनक व्यवहार किया। अपमानजनक व्यवहार में क्या किया कि वहाँ पर उसको जब 1666 ईस्वी के अंतर्गत ये उपस्थित हुए थे तो वहाँ पर उसको क्या किया, तृतीय श्रेणी के मनसबदार में खड़ा किया, श्रेणी के मनसबदार में खड़ा किया। ये देखो कितनी गलत बात थी कि एक राजा था, उसने अधीनता स्वीकार कर ली, इतने दुर्ग दिए और फिर भी उसे 5 हाजिरी तृतीय मनसबदार में खड़ा किया, तो उसे यह व्यवहार बहुत अच्छा नहीं लगा। तो शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी ने, शिवाजी व पुत्र संभाजी ने वहाँ से भागने की कोशिश की। वहाँ से क्या की, भागने की कोशिश की। लेकिन भागने की कोशिश तो उसने की, लेकिन भागने तो कोई उसको देगा नहीं ना, क्योंकि भागने इसलिए नहीं देंगे कि भाई वो जो लोग हैं वो उन्हें बंदी बना लेंगे, और जब बंदी बनाएंगे तो सीधी सी बात है उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो उसे भागने नहीं दिया गया। किसको नहीं भागने दिया, उसको भागने नहीं दिया। तो यानी कि उसको भागने नहीं दिया। अब वहाँ से क्या किया कि औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया, शिवाजी को पुत्र सहित बंदी बना लिया। पुत्र सहित क्या बना लिया भाई, बंदी बना लिया, और उसे नज़रबंद कर दिया। कहाँ कर दिया, नज़रबंद कर दिया। कहाँ पर, जयपुर भवन आगरा, जयपुर भवन जो आगरा है वहाँ पर उसको नज़रबंद कर दिया और बंदी बना लिया कि इसको वहाँ पर कारागाह में डाल दो। लेकिन इससे मिर्जा राजा जय सिंह नाराज़ हुए कि मैंने किस तरीके से इनको मनाया था, मैंने इनको जबान दी थी, तो इस तरीके से था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि शिवाजी ने जन्मदिन का बहाना कर मिठाइयाँ बांटी, बहाना कर मिठाई बांटी। मिठाई बांटने के बहाने से जो बड़े कटोरे आए थे उनमें बैठकर शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी वहाँ से क्या हो गए, फरार हो गए और वापस चले गए, और वहाँ से विरुद्ध हो गए औरंगजेब के। लेकिन औरंगजेब ने सोचा कि मैंने ये गलत किया, फिर उनको पछतावा भी हुआ। तो औरंगजेब ने क्या किया कि अगले वर्ष 1667 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब ने, अगले वर्ष 67 में औरंगजेब ने कि राजा की पदवी क्या दी भाई, राजा की पदवी तथा बरार जागीर दी थी उसको। कौन सी जागीर दी, बरार जागीर उसको दी थी और राजा की पदवी दी थी। लेकिन शिवाजी के पिता की मृत्यु के बाद 4 अक्टूबर, कितने अक्टूबर, 4 अक्टूबर 1674 ईस्वी को पंडित विश्वेश्वर द्वारा, किसके द्वारा, विश्वेश्वर द्वारा, पंडित विश्वेश्वर द्वारा क्या किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था। लेकिन कहा जाता है कि जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, उसके राज्याभिषेक के 12वें दिन उसकी माता का देहांत हो गया था। जब तांत्रिकों से पूछा गया तो क्या आपका राज्याभिषेक सही समय पर नहीं हुआ था, क्योंकि पहला राज्याभिषेक उनका 4 अक्टूबर 1674 को विश्वेश्वर द्वारा करवाया गया था। गंगा भट्ट पुरोहित था, उसने इसको मुकुट पहनाया था। इस समय इसने 2 पदवी धारण की थी, छत्रपति और दूसरी थी गो प्रजापति पालक। ये उपाधियाँ उसने धारण की थी। तो गो प्रजापति पालक छत्रपति गंगा भट्ट ने उसके वो मुकुट पहनाया, पंडित विश्वेश्वर द्वारा राज्याभिषेक करवाया। 12वें दिन माता का देहांत हो गया। इसलिए पूछा गया कि भाई ये देहांत क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपका राज्याभिषेक है वो यानी कि अच्छे समय में नहीं हुआ। तो दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ, वो कब हुआ था, वो दूसरा राज्याभिषेक उनका करवाया गया था, वो निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया भाई, निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा करवाया गया था। निश्चलपुरी गोस्वामी
स्वामी ये तांत्रिक थे, उन्होंने इसका राज्याभिषेक दोबारा करवाया, रायगढ़ के अंतर्गत करवाया गया था। तो ये भी 74 में हुआ था, ये नवंबर में हुआ था। और इसका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ वो निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा हो गया। शिवाजी के काल में 2 कर लिए जाते थे, एक तो चौथ होता था और एक सरदेश मुख कर होता था। चौथ कर वो होता था जिस कर में यानी राज्य किसी अधीनस्थ रियासत से सजा स्वरूप कर लेता था, उसको नुकसान न पहुंचाने का कर लेता था, वो तो चौथ था। सरदेश मुख है अपने राज्य रियासत से जो मुखिया होने के कारण, राजा होने के लिए जो कर लेता था उसे सरदेश मुख। अंतर देखिए, चौथ का मतलब तो ये होता है किसी दूसरे की रियासत से उस भूमि का हिस्सा लिया जाने वाला। सरदेश मुख अपने सर्वोच्च सम्राट को दिया जाने वाला कर लिए जाते थे। तो इस तरीके से ये 2-3 तरीके के कर होते थे। ये आपका दूसरा टॉपिक पूरा हुआ शिवाजी, और बहुत ही बेहतर टॉपिक था। मैं जहाँ तक सोचता हूँ मेरे सभी बच्चों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा, बहुत बेहतर समझे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और विद्यालय परिवार के प्रति आपका स्नेह बनाए रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो ये वीडियो दिखाएं ताकि सबसे ज़्यादा भला हो सके, पढ़ाई का विकास हो सके, अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।